अमजद वही साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल होता है कि म्यूचुअल फंड एक आम आदमी के लिए बताइएगा होता क्या है, ये काम किस तरह करता है, किसी को इसमें सरमायाकारी करनी है तो वो किस तरह से इसका आगाज करेगा? जी, थैंक यू वेरी मच। म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां सब लोग मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल का मतलब यहाँ इसी से आता है कि सब मिलकर कोई काम करें। तो जब सब इन्वेस्टर्स मिलकर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें फिर आगे एक प्रोफेशनल होता है जो उस पैसे को मैनेज करता है। तो इस तरह आपका पैसा प्रोफेशनली मैनेज हो जाता है और क्योंकि पैसा बढ़ जाता है, इन्वेस्टर्स कुछ कुछ पैसा डालते हैं और सेवरल बिलियन रुपीस बढ़ जाता है, तो फिर आगे जब हम रेट नेगोशिएट करते हैं जैसे बैंकों के साथ या कहीं और, तो हमें अच्छा रेट भी मिल जाता है क्योंकि हमारे अमाउंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर एक इंडिविजुअल खुद इन्वेस्ट करना चाहे तो उसकी लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टर अगर स्टॉक मार्केट में जाता है तो 1-2 शेयर खरीद लेगा, कि वो हमारे फंड में आता है तो हमारे फंड में 30-35 शेयर होते हैं, तो उसका रिस्क कम हो जाता है। इस तरह अगर कोई हमारे इन्वेस्टर आता है हमारे मनी मार्केट फंड में, तो हम ज़्यादा बैंकों में जाते हैं, मगर क्योंकि हमारे पास बिलियन ऑफ रुपीस होते हैं तो हम बैंकों से अच्छा रेट नेगोशिएट कर सकते हैं, जो कि और अमजद साहब, ये की जो टोटल आबादी है वो तो अब कोई 23-24 करोड़ तक, बल्कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 25 करोड़ तक पहुंच गई है, और म्यूचुअल फंड में फंडिंग करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ 2 लाख के करीब हैं। तो एक तरक्की पजीर मुल्क में इतनी कम परसेंटेज, आखिर ये ऐसा, इसका रुझान आम क्यों नहीं है? इसकी क्या वजूहत आपकी नज़र में? ये बेसिक इशू यही है कि अभी तक म्यूचुअल फंड्स हाउस होल्ड नहीं बना, लोगों का भी म्यूचुअल फंड्स का आइडिया नहीं है। अच्छा। और म्यूचुअल फंड्स में जनरली जो मार्जिन होता है वो कम होता है, तो इसलिए हमारे लिए एक इशू होता है कि हम बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं खोल सकते और बहुत बड़ी सेल्स टीम हायर नहीं कर सकते जिस तरह बैंक्स कर लेते हैं या इंश्योरेंस कर लेती हैं। तो इस वजह से हमारी रीच अभी तक रिलेटिवली रिस्ट्रिक्टिव है, बट लास्ट 10 साल में लोगों में अवेयरनेस लेवल काफ़ी बड़ा है और उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो अमजद साहब, ये बताएगा कि ये म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं, यानी इसकी काइंड्स कितनी हैं, कितनी इसकी इकसाम है, और एक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हुए ये किस तरह तय करेगा कि कौन सी पॉलिसी, कौन सा सेक्टर उसके लिए फायदेमंद है? देखिए, जो लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स हैं जिसको मनी मार्केट कहते हैं, जनरली वो तो बैंकों वगैरह में ही रहता है पैसा, या फिर जो गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स होते हैं उसमें रहता है या सकूक्स में रहता है, तो वो पैसा रिलेटिवली सेफ होता है। और फिर जो दूसरी एंड है वो स्टॉक फंड्स हैं। वो जब इन्वेस्टर हमारे स्टॉक फंड में आते हैं तो वो पैसा हम स्टॉक मार्केट में लेके चले जाते हैं और फिर वहाँ पर जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस होती है वही रिफ्लेक्ट होती है जनरली इन्वेस्टर के रिटर्न में। तो वो फंड ऑब्वियसली ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, उसमें अप्स एंड डाउन ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है। तो ये इन्वेस्टर की अपनी चॉइस है कि उसको लो रिस्क फंड चाहिए, मीडियम रिस्क चाहिए, तो वही कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हुए एक इन्वेस्टर को किन बेसिक पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए, यानी वो कौन सी मालूमात हैं जो कि उसके पास होनी चाहिए, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि आप जो नए इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको आप देना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो जो फंड है उसके जो स्पॉन्सर्स हैं, जो कंपनी है उसके स्पॉन्सर्स हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के, वो इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा। ज़्यादातर जो बड़े बैंक्स हैं वो स्पॉन्सर्स हैं, जिस तरह जो हमारी कंपनी है एनबीपी फंड्स, वो उसका जो की स्पॉन्सर है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा। तो बहुत से बैंक ओन्ड म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, तो आई थिंक उससे एक आइडिया हो जाता है कि स्पॉन्सर्स की रेपुटेशन क्या है। फिर इसके अलावा रेटिंग होती है फंड्स की, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की भी होती है, फंड्स की भी होती है, तो इन्वेस्टर को वो भी देखनी चाहिए। और फिर जो ऑफरिंग डॉक्यूमेंट होता है वो बताता है कि ये जो फंड है ये कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, सही, और इसमें रिस्क क्या है। तो अच्छी बात यह है कि अगर इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर ऑफरिंग डॉक्यूमेंट भी पढ़ ले, और जो साइन करते हैं फॉर्म्स उसमें भी जनरली रिस्क डिफाइन होता है। तो जो फॉर्म साइन करता है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के टाइम में, सही। तो वही साहब, चूंकि कंपनी की मिसाल दी तो अब देखने वालों के लिए बिल्कुल ही आसान कर देते हैं ना, कि अगर कोई इस वक्त व्यूअर कोई देखने वाला है या कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहे, म्यूचुअल फंड में एंट्री देना चाहे, तो उसके लिए फिर उसको क्या तरीकाकार इख्तियार करना होगा, किस तरह से वो कनेक्ट हो सकता है, क्या उसका पूरा एक प्रोसेस होगा? देखिए, इसमें या तो ऑनलाइन जाके भी फैसिलिटी है, ऑनलाइन जाकर भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। इसके अलावा अगर वो कॉल करते हैं तो हम अपना जो सेल्स पर्सन है
हम उसको भी भेज देते हैं इन्वेस्टर के पास, ताकि वहाँ जाके इन्वेस्टर को एक्सप्लेन कर दे कि कौन कौन से हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनका रिस्क है, क्या उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करके बता के और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको और भाई साहब बहुत सारी ऐसी हैं पाकिस्तान में जहां इन्वेस्टमेंट के नाम पर, प्रॉफिट के नाम पर फिर उसमें फ्रॉड भी हो जाता है, लोगों की रकम डूब भी जाती है। तो ये म्यूचुअल फंड्स कितने सेफ सिक्योर होते हैं और जो दूसरी स्कीम्स होती हैं इस तरह प्रॉफिट टेकिंग की, उनसे कितना ज्यादा प्रॉफिट ये ऑफर करते हैं? देखिए, जो स्पॉन्सर्स हैं ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स के, वो तो बड़े बैंक्स ही हैं, ठीक है। तो और जनरली आई थिंक जहाँ तक स्पॉन्सर्स हैं वो रिफ्यूटेबल स्पॉन्सर्स हैं, तो उसमें रिस्क नहीं है एज लॉन्ग एज, क्योंकि हम रेगुलेटेड होते हैं SECP से। मगर यहाँ पे बाज़ दफ़ा हमारा जो सेल्स का बंदा है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का, वो मिस सेलिंग कर सकता है। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो कागजात साइन करते हैं जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उनको खुद पढ़ें, ताकि आपका वो जो रिस्क है मिस सेलिंग का वो कम हो। भाई साहब, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये चूंकि इसमें सूद की इन्वॉल्वमेंट होती है और प्रॉफिट सूद की बुनियाद पर आ रहा होता है, तो वो लोग जरा घबराते हैं, वो थोड़ा सा फिर इस तरह के फंड से, इस तरह की सरमायाकारी से दूर रहते हैं। तो ये इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? कुछ इस्लामिक फंड्स अलग से होते हैं और फिर ऐसे लोगों को आप किस तरह से कन्विंस करेंगे? जी, हमारे जो इस्लामिक फंड्स हैं वो हमारे शरी एडवाइजर डॉक्टर इमरान उस्मानी हैं जी, और तो वो इस्लामिक फंड्स हमारे पास काफ़ी रेंज में है और उसमें काफ़ी पैसा आता है। तकरीबन जो 80% पैसा हमारे पास आता है रिटेल लेवल पे, वो इस्लामिक फंड्स में ही आता है। तो ये ऑप्शन सर्टली अवेलेबल है हमारे पास भी। और दूसरी, ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा जरा इसको हम और कि ये एक नए इन्वेस्टर के लिए मिनिमम कितनी रकम दरकार होती है कि उसके पास कितने पैसे हों कि वो सरमायाकारी कर सकता है? क्योंकि लोग आमतौर पर जहन में परसेप्शन लिए बैठे होते हैं कि शायद लाखों की सरमायाकारी से आगाज करेंगे तभी आगाज हो सकेगा। तो ये मिनिमम कितनी रकम दरकार होती है किसी भी इन्वेस्टर को? जनरली 5,000 या 10,000 रुपये मिनिमम चाहिए जिससे आप अपना अकाउंट। अच्छा, और भाई साहब, जो सरमायाकार है वो किसी भी मौके पर चाहे तो अपनी रकम को वापस भी निकाल सकता है, नहीं वो नहीं कंटिन्यू करना चाह रहा इस फंड में कि उसकी रकम रहे, और किसी भी वक्त वो अपनी रकम वापस ले सकता है? देखिए, म्यूचुअल फंड का फायदा ये है कि आप जब चाहें पैसा निकाल लें, और पैसा निकालने पे आपको जनरली पेनल्टी भी नहीं लगती, ठीक है। तो आपने इन्वेस्ट किया, अगर 4 दिन बाद आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसा निकाल सकते हैं, और जनरली कोई पेनल्टी के बगैर निकाल सकते हैं। और अगर आपने 10 साल रखना है तो आप 10 साल भी रख सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप कब पैसा निकालना चाहें। कोई बैंक की तरफ से, फंड की तरफ से कोई इसमें जनरली। और भाई साहब, जो ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, वो अगर पाकिस्तान में इन फंड्स में सरमायाकारी करना चाहें तो क्या उनके लिए कुछ अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, या जो पाकिस्तानियों के लिए सेम एज इट इज बैरून मुल्क लोगों के लिए भी वही रूल्स हैं? जी, सिंपली कॉल करके हमारे फंड्स में काफ़ी ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टेड हैं, और वो हमें कॉल कर लेते हैं और फिर आगे हम उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, वो फिल कर लेते हैं। तो इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, बी डन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद वहीद साहब, CEO NBP फंड्स हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।